गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम। मेरे साथ है सीए आदिश बंसाली सर, जो आपका सीएमए इंटर के अंदर ओएमएसएम सब्जेक्ट लेते हैं। अभी बच्चों आज आपका ओएमएसएम का पेपर था और आई होप आपका पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हुआ होगा। बाकी आदिश सर जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, इनसे हम जानते हैं कि आज का पेपर किस तरह का था। सर बच्चों के हिसाब से, अगर अपन टीचर के पॉइंट से बात ना करके बच्चों के हिसाब से आज का पेपर आप कितना मार्क्स देंगे आज के पेपर को आप? सर आज के पेपर में अगर हम देखें तो जैसे हमारे इस पेपर में 3 बेसिक पार्ट होते हैं, एमसीक्यू, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो जो एमसीक्यू है हम उसमें बोल सकते हैं कि अगर हम 80% से 90% जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत बेसिक नॉलेज पर थे। हाँ, 2-3 एमसीक्यूज को हम मान सकते हैं कि जिसमें भी मतलब बच्चों को ये फेस करना पड़ा कि इसका ये ऑप्शन भी हमें करेक्ट लग रहा है और ये ऑप्शन भी हमें करेक्ट लग रहा है। कंफ्यूजन वाले पॉइंट थे सर। ऐसे मतलब टोटल 15 में से 2 एमसीक्यूज थे जो मतलब ये कंफ्यूजन दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और उसके अलावा जैसे ओएम की कितनी एमसीक्यू? ओएम के अप्रोक्स 8-9 एमसीक्यू ओएम के थे और 6 से करीबन एमसीक्यू हमारे एसएम के एमसीक्यूज थे। और बाकी हम जो सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, मतलब ऑल हमने क्लासेस में उनको डन किया हुआ है। तो मतलब बेसिक पेपर था प्रैक्टिकल का। एंड थ्योरी भी इस बार ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो हमने क्लास में डिस्कस की हुई है। तो मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर गुड बट सम एमसीक्यूज आर ट्रिकी। तो मैं आपसे अगेन ये जानना चाहूंगा वही कि अगर लास्ट टाइम और इस टाइम में अगर कंपेयर करें तो कौन सा पेपर ज्यादा इजी है आपके हिसाब से? सर अगर हम बात करें तो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स के पेपर के अकॉर्डिंग, हम जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इस बार की एमसीक्यू और थ्योरी कंपैरेटिवली इजी आई है। एंड प्रैक्टिकल पार्ट जैसा आता है बिल्कुल उसी में जो हमारा पास्ट ट्रेंड चला आ रहा है प्रैक्टिकल चैप्टर्स का, बिल्कुल उसी तरह का प्रैक्टिकल पेपर बना है हमारा। बच्चों अभी आपको आदिश सर, क्योंकि अभी जस्ट पेपर 1 घंटा हुआ है ओवर हुए, तो हमारी कोशिश है कि एक बार आपकी, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो एक बार बेस्ट ऑफ और नॉलेज आपको एक बार हम सारे इसके एमसीक्यू आदिश सर आपको बताएंगे और पेपर के बारे में आगे जो प्रैक्टिकल पार्ट जो था, सब्जेक्टिव पार्ट वो कैसा था उसके बारे में भी सर बताएंगे। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अभी आपके पेपर्स है, बट फिर भी क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी रहती है, काफ़ी मैसेज आते हैं, इसलिए एक बार आदिश सर आपको सारे एमसीक्यू वगैरह के आंसर और जो पेपर था वो बता रहे हैं। आदिश सर एक बार कंटिन्यू। थैंक यू सर। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो एमसीक्यू है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसने क्या पूछा है, द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ डिमांड इन द प्रोडक्ट मिक्स demanded and in product design or in delivery schedule in some times referred to as। देखिएगा यहां पर इसने कई सारे पॉइंट लिए हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन, डिलीवरी शेड्यूल। तो दिस विल बी नोन एज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। द राइट ऑप्शन इज सी, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग इसका आंसर है आपका। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट, वर्क सेंटर, इक्विपमेंट और मशीनरी फोकस ऑन द फ्लो ऑफ मटेरियल इन द प्रोडक्शन सिस्टम, इट इज नोन एज प्लांट लेआउट। इट इज नोन एज प्लांट लेआउट एंड प्लांट लेआउट इज ऑल्सो नोन एज फैसिलिटी लेआउट। तो हमारे पास यहां पर प्लांट लेआउट की जगह उन्होंने जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया, फैसिलिटी लेआउट। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी, फैसिलिटी लेआउट। नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज है जहां पर एग्रेसिवली आपको प्राइसिंग प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं या एग्रेसिवली प्रमोशनल एक्टिविटी करनी पड़ेगी? द राइट आंसर इज मैच्योरिटी स्टेज, क्योंकि यहां पर प्रोजेक्ट की डिमांड कम होती है। अब मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए आपको प्राइसिंग डिस्काउंट देने पड़ते हैं, तरह तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। तो द राइट आंसर इज मैच्योरिटी स्टेज। Now this is our practical question which is related to economic order quantity। क्या दिया देखिए इन्होंने, देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 3.6 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट है 3.6 रुपीज पर यूनिट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 9000। बिल्कुल सिंपल, आपको याद होगा जब आप ईओक्यू चैप्टर पढ़ते हैं तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है
EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू सी दैट इज इक्वल टू 9000. EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू सी इज इक्वल टू 9000. देन यहां पर डेटा फिल कर दो. EOQ अपॉन 2 इंटू 3.6 इज इक्वल टू 9000. तो ये हो जाएगा 3.60. EOQ इज इक्वल टू 18,000. तो देन EOQ आ जाएगा आपका 5,000. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 5,000 आपका EOQ बनेगा. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नाउ अ वेरी इजी क्वेश्चन. हम कई बार क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं. वर्क सेंटर है तो सबसे पहले बॉटल नेक ढूंढेंगे. तो बॉटल नेक एक्टिविटी कितनी है? 340. हम 340 से ज्यादा नहीं बना सकते. अब हमने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया है? 300. तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम? तो एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? 300 बनाया आउट ऑफ 340 into 100. So that is 88.23%. So the right option is option D. So the right option is option D. आगे बढ़ते हैं. देखिएगा, प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन था, प्रोडक्टिविटी पर वर्कर. नाउ प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताया था कैसे निकलती है. आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. नाउ इसने क्या पूछा है? कौन से इनपुट को लेकर पूछा है? तो देखिएगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर. तो यानी हमारा टोटल आउटपुट है 2500 डिवाइड बाय इनपुट है 100 वर्कर्स. सो द प्रोडक्टिविटी इज 25 टन्स. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट फैक्टर. तो आउटपुट है 2500 और डिवाइडेड बाय 100 वर्कर्स, तो ये हमारे पास हो गया 25 टन्स. आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग. तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास कि वो मॉडल जिसमें डिजाइन से लेकर सर्विसिंग तक यूज होती है, दैट आर कवर्ड इन ISO 9001. ISO 9001. तो द ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, DATA from which to identify key drivers of changes. Now this question बेसिकली आपके बहुत एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ स्टडी मटेरियल पर बनाया गया. तो ये बोल रहे हैं कि जो DATA का ब्रॉड फॉर्म है वो किसको बताता है. तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज सी. पेस्ट्रल एनालिसिस होता है जो इस चीज को कवर करता है. तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर है 8th क्वेश्चन का सी. 9th, which one of the following cannot closely associated with red ocean strategy. रेड ओशन स्ट्रेटजी से कौन सा क्लोजली रिलेटेड नहीं है? तो द आंसर इज सी, मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट. क्योंकि ये जो इस मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट है ये ब्लू ओशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड है. तो 9th का आंसर हमारा क्या हो गया? सी. नाउ 10th क्वेश्चन इसने क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ डैश रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्व बिजनेस कल्चर चेंजेस. तो देखिएगा, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कल्चर में क्या कर देता है? चेंज कर देता है, उसे बोलते हैं, चेंज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करना. चेंज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जो क्या करती है? बिजनेस कल्चर में चेंजेस को लेकर आती है. तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी. 11th, फोरकास्टिंग ऑफ वेदर इज एन एग्जांपल ऑफ नैरो AI. ठीक है, वेदर की जो फोरकास्टिंग की जाती है उसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है वो होता है नैरो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
इनमें से कौन सा प्रोडक्शन कंट्रोल मोस्ट प्रोमिनेंटली अप्लाइड इन द इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड बुक? तो देखिएगा, 4 हमने कंट्रोल पढ़े थे। तो अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल, बुक एंड मैगजीन इंडस्ट्री पर कौन सा एप्लीकेबल होता है, तो इट इज नोन एज ब्लॉक कंट्रोल। और वैसे भी अगर आप सोचें तो ब्लॉक कंट्रोल, देखिए अगर नहीं भी याद आता है तो बहुत सिंपल मीनिंग था। जहां पर जब आप प्रिंटिंग करते हो ना तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, हर का एक एक ब्लॉक होता है और उसी के आधार पर प्रिंटिंग का वर्क किया जाता है। तो इसलिए टेक्सटाइल और प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन के ब्लॉक कंट्रोल एक्टिविटी पर आती है। क्लियर है बिल्कुल? आइए नाउ देखिए, अब इसने एक और क्वेश्चन दिया है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इनमें से कौन सी फेस ऑफ लाइफ साइकिल से रिलेटेड होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इनमें से कौन सा जो स्टेज है वो किसको इंक्लूड करती है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली प्लानिंग स्टेज का पार्ट होता है। प्लानिंग स्टेज में हम ये प्लान करते हैं कि क्या ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर आ सकता है, तो इट विल बी कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा रिलेटेड है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है? ठीक है, तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फोकस ऑन इफेक्टिवनेस, रिक्वायर्स मोटिवेशनल एंड लीडरशिप स्किल। बट यहां पर एक समस्या, मोटिवेशनल आ गया जबकि ये एनालिटिकल स्किल्स होते हैं लीडरशिप के बजाय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एंड इट इज नॉट प्राइमरली एंड ऑपरेशनल प्रोसेस। तो जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की वो होती है इफेक्टिवनेस, यानी ए, इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? इफेक्टिवनेस के ऊपर हमारा फोकस है। एंड द लास्ट वन, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज में हम स्टोरिंग, रिसीविंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इनपुट लेते हैं? तो हमने ये पढ़ा था कि जो एक्टिविटीज होती हैं पोर्टर की वो इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज होती है। तो यानी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम इनपुट के रिसीव करने, इनपुट को स्टोर करने को इंक्लूड करते हैं? तो द आंसर इज इनबाउंड लॉजिस्टिक। तो देखिए, एज पर माई बेस्ट ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज के आंसर हैं। बट फाइनल आंसर तो देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूट इशू करेगा हमें उसी को मानना है। बट एज पर माई बेस्ट ओपिनियन आपके जो ये 15 एमसीक्यूज हैं इनके ये आंसर होंगे। नाउ अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास बहुत बेसिक क्वेश्चन आए, जैसे सेकंड का ए पार्ट जिसमें आपसे पूछा गया प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स बताने थे। और मैंने कल ही इस पेपर से रिलेटेड कुछ 8-9 थ्योरेटिकल क्वेश्चन ओएम के और 8-9 थ्योरेटिकल क्वेश्चन एसएम के अपने स्टूडेंट्स को भेजे। तो आप ये देखेंगे कि उसमें ओएम के थ्योरी में ये क्वेश्चन था बेसिकली किससे रिलेटेड? प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स। तो आपको सारे प्लांट लेआउट के क्या लिखने थे? प्रिंसिपल्स। डिजाइन थिंकिंग क्या है एंड इसकी स्टेजेस, ये भी हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि डिजाइन थिंकिंग क्या होती है और उसके 5 स्टेजेस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आपको कोई 10 ऑब्जेक्ट देने थे कि अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग या कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके कोई 10 ऑब्जेक्ट आपको समझाने थे। नाउ उसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल जो बेसिक क्वेश्चन था आपका रिग्रेशन एनालिसिस, एक्स एंड वाई सीरीज दी हुई थी। तो आपको रिग्रेशन एनालिसिस की सहायता से पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, फिर उसके बाद आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आप लोग क्लासेस में कर चुके थे कि जिसमें आपको एक्स और वाई दोनों सीरीज दी हुई है और हमें एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज।
तो वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको 4 मेजर जॉब दिए हुए हैं और 4 कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके टेंडर अमाउंट हैं आपको दिया हुआ है। ईच कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बी असाइंड ओनली 1 जॉब। सिंपल मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट का था। हमें जो 4 कॉन्ट्रैक्टर ने 4 टेंडर सबमिट किए, तो हमें नॉर्मल असाइन करना था कि किस कॉन्ट्रैक्टर को आप कौन सा काम दोगे। तो ये भी अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, रैंडम नंबर्स सिमुलेशन। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो हमने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अपनी क्लास में किया था, जिसमें आपको डेली डिमांड दे रखी है और उनके नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, बट प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हर डिमांड की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। 0 डिमांड 20 दिन आउट ऑफ 100 डेज, तो इससे हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। लेटर ऑन आपको रैंडम नंबर दिए हुए हैं, आप इनका यूज करके डिमांड को क्या कर सकते हो, सिमुलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन। तो ऑलरेडी हम क्लास में इस क्वेश्चन को कर चुके हैं इस तरह का कि अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड आफ्टर दैट नॉर्मल सिमुलेशन का क्वेश्चन था। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सिमुलेशन। नाउ अब आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, यानी ग्रुप रिप्लेसमेंट वर्सेस इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। कि अगर आप ग्रुप में रिप्लेसमेंट करते हो तो 150 आएगा, ठीक है, और अगर आप इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट करते हो तो 600। तो आपको यह बताना था कि कौन से उस पर जाना है, अगर आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट पर जाना है या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पर जाना है। नाउ अब यहां पर एक पॉइंट था कि आपको एक सीरीज में दिया हुआ था कि 0 से 200, 201 से 400। तो बेसिकली जब हम क्या करते हैं, सीरीज के क्वेश्चन हैं, तो देखो इन्होंने क्या बोला, आइडेंटिफाई एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, बट द पॉइंट इज कि आपको इस बार डेटा जो दिया हुआ था वो सीरीज में दिया हुआ था। अब सीरीज के क्वेश्चन को आपने इनिशियल लेवल पर, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो एक मिड वैल्यू निकालकर आपको इनिशियली सॉल्व करना होता है। तो दिस क्वेश्चन एक न्यू क्वेश्चन डिजाइन था फॉर द रिप्लेसमेंट डिसीजन, जिसमें आपको इस सीरीज से पहले टेबल बनानी थी एंड आफ्टर दैट आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट वर्सेस इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट को सॉल्व करना था। नाउ अगेन मैंने एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कल यह भी बताया था कि आपका पर्ट सीपीएम में नेटवर्क डायग्राम और फ्लोट की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन आया वो नेटवर्क एनालिसिस और उसके बाद आपको फ्लोट कैलकुलेशन करनी थी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसमें आपको तीनों टाइम एस्टिमेशन दिए हुए थे, उससे आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना था। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड टाइम आपको सिंपली टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट की कैलकुलेशन करनी थी। नाउ अगेन कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान होगा कि मैंने आपको यह बोला था कि बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स करके जाना है आप लोगों को, क्योंकि आपके पास बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, यहां पर इन्होंने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा मांगा है। 7 मार्क्स में आपको बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना था, अप्लाई करना था। इसी तरह से हमारे पास 7th क्वेश्चन में स्टेप्स पूछी थी फॉर्मल डिसीजन प्लानिंग प्रोसेस की, तो आपको स्टेप्स यहां पर देनी थी।
फिर आपसे पूछी थी बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, और देन आपके पास 8th क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी को लेकर ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर जो है हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी, और गोल कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको समझाना था। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें भी कई क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट आए थे, कि जैसे अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। तो इन माय ओपिनियन पेपर जो था नॉट सो इजी बट नॉट सो हार्ड। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो एक एवरेज पेपर था जिसमें आप इजीली 60 तक का स्कोर ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया। तो बेसिकली हमारा एनालिसिस है इन माय ओपिनियन। तो ये आपका था आज का सीएमए इंटर का ओएमएस पेपर। थैंक यू एवरीवन।